नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है पेंशन। सुबह ठीक 6:30 बजे कमला देवी की आंखें खुलीं। कमरे में हल्की ठंडक थी क्योंकि रात भर खिड़की खुली छोड़ दी गई थी। बाहर से कोयल की आवाज़ आ रही थी, वही पुरानी एक ही स्वर में बार बार दोहराती हुई। कमला देवी ने बिस्तर पर करवट बदली। दाहिनी कमर में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। वे जानती थीं कि ये दर्द अब रोज का साथी बन चुका है, लेकिन वे चुप रहीं। उठने की कोशिश की, पहले बाएं पैर को नीचे लटकाया, फिर दाहिना। दोनों हाथों से बिस्तर के किनारे को पकड़कर धीरे धीरे शरीर को सीधा किया। सिरहाने पर रखी लाठी उठाई और उसका सहारा लेकर खड़ी हुईं। कमरा छोटा था, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसके दरवाजे पर आईना लगा हुआ था। वो आईना भी अब धुंधला पड़ चुका था। दीवार पर हरिशंकर की तस्वीर टंगी हुई थी। काले सफेद फोटो में वे मुस्कुरा रहे थे। कमला देवी ने एक पल उन्हें देखा। आज फिर वही दिन है, उन्होंने मन ही मन कहा। फिर धीरे से कमरे से बाहर निकलीं, बरामदा पार करके आंगन में पहुंची। आंगन में अभी भी रात की नमी बाकी थी। फर्श पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। कोने में तुलसी का गमला रखा था, लाल मिट्टी का, जिसे हरिशंकर ने खुद बनवाया था। पौधा अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन कई पत्तियां पीली पड़ रही थीं। कमला देवी ने गमले के पास जाकर बैठने की कोशिश की। घुटने टेढ़े होने के कारण सीधे बैठना मुश्किल था। वे पहले एक तरफ झुककर बैठीं, फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ा। साड़ी का पल्लू जमीन पर फैल गया। तांबे का लोटा उठाया। रात भर में पानी ठंडा हो गया था। उन्होंने लोटे को दोनों हाथों से पकड़ा। हाथ कांप रहे थे। पानी की कुछ बूंदें पहले ही छलक गईं। वे मुस्कुराईं। कोई बात नहीं, तुलसी माँ को भी थोड़ा अमृत मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे पानी छिड़कना शुरू किया। हर पत्ती पर, हर छींटे के साथ राम नाम जपती। राम राम राम। इतनी धीमी आवाज की हवा में घुल जाती, लेकिन उनके लिए ये रोज का अनुष्ठान था, जैसे तुलसी को पानी नहीं, अपना दर्द दे रही हूं। तुलसी की पत्तियों को देखते हुए अचानक कमला देवी की आंखों के सामने एक पुरानी तस्वीर उभर आई। उनका बचपन, वो छोटी सी कमला जो तब सिर्फ 8-9 साल की थी। गांव का नाम था बेलगांव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास। घर मिट्टी का था, छत खपरेल की। आंगन में भी एक तुलसी का पौधा था, वही पौधा जिसे उनकी माँ हर सुबह पानी देती थी। कमला को याद आया कि कैसे वे अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ती थीं, छोटा सा लोटा हाथ में लिए। माँ, मुझे भी देने दो, कहकर वे हाथ बढ़ाती। माँ हंसकर कहती, बेटी, तुलसी को पानी तभी देना जब मन शुद्ध हो। और फिर वे दोनों साथ में छिड़काव करती। उस समय गांव में बिजली नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सब उठ जाते। कमला की माँ सुबह सुबह चूल्हे पर चाय चढ़ाती, पिता खेत जाते, भाई बहन स्कूल। कमला सबसे छोटी थी, उसे स्कूल नहीं भेजा जाता था। घर का काम, माँ की मदद। लेकिन कमला पढ़ना चाहती थी। पड़ोस की एक आंगनवाड़ी वाली टीचर आती थी। वे कमला को चुपके चुपके अक्षर सिखाती। क ख ग। कमला रटती। रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में किताब खोलकर बैठ जाती। माँ डांटती, तेरे लिए क्या पढ़ाई, शादी हो जाएगी तो सब भूल जाएगी। लेकिन कमला चुपचाप पढ़ती रहती। एक दिन याद आया जब वो 12 साल की हुई। गांव में मेले का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए। कमला ने पहली बार रंग बिरंगी चूड़ियां देखी, लाल पीली। उसने माँ से मांगी। माँ ने कहा, पैसे कहाँ से लाऊं? पिता ने चुपके से 5 रुपए दिए। कमला ने उन पैसों से 2 जोड़ी चूड़ियां ली। घर लौटकर माँ को दिखाई। माँ ने डांटा, इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? लेकिन रात को जब सब सो गए, माँ ने चुपके से कमला के हाथ में चूड़ियां पहना दी और कहा, बेटी, कभी मत भूलना, खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। उसी मेले में कमला ने पहली बार रामलीला देखी, राम सीता का दृश्य। जब रावण सीता को उठाकर ले गया, कमला रो पड़ी। माँ ने उसे सीने से लगाया। बेटी, राम हमेशा साथ हैं, डरना मत। उसी दिन से कमला के मन में राम का नाम गहराई से बस गया। हर सुबह तुलसी को पानी देते समय वही मंत्र दोहराती। फिर समय बदला। कमला की उम्र 16 हुई। पिता ने हरिशंकर से बात की। हरिशंकर सरकारी नौकरी में थे, पढ़े लिखे,
सौम्य स्वभाव। शादी तय हुई। कमला रोई बहुत। माँ से अलग होना था, गांव छोड़ना था। लेकिन माँ ने कहा, बेटी, नया घर, नया तुलसी का पौधा ले जाना, वहां भी राम नाम जारी रखना। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। कमला को याद है वो दिन जब बारात आई थी। गांव के बाहर सड़क पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। लालटेनों की रोशनी में हरिशंकर की सवारी आ रही थी। कमला को घूंघट में रखा गया था। उसकी सखियां हंस रही थीं। देख कमला, तेरे घर आए हैं राजकुमार। कमला का दिल धड़क रहा था। जब फेरे हुए तो हरिशंकर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। कमला ने घूंघट के नीचे से मुस्कुराकर सिर हिलाया। शादी के बाद जब वे दोनों साथ रात बिताने गए तो हरिशंकर ने कमला के हाथ पकड़े और कहा, तुम्हारा नाम कमला है तो घर में कमल जैसी शांति रहेगी। कमला ने शर्माते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। अगले दिन सुबह हरिशंकर ने कमला को आंगन में ले जाकर एक छोटा सा तुलसी का गमला दिया और कहा, ये तुम्हारी माँ ने दिया था, इसे यहाँ लगाओ, हमारा घर भी तुलसी माँ का आशीर्वाद लेगा। कमला ने खुद गमले में मिट्टी डाली और पौधा लगाया। हरिशंकर ने पानी डाला। दोनों ने साथ में राम नाम लिया। वो पल कमला के लिए बहुत खास था, जैसे नया जीवन शुरू हो रहा हो। हरिशंकर ने कहा, हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें भी यही सिखाएंगे, राम का नाम और अपनों का सम्मान। कमला ने हंसकर कहा, और तुम मुझे कभी बोझ नहीं समझोगे ना? हरिशंकर ने गंभीर होकर कहा, तुम मेरी आधी आत्मा हो, बोझ कभी नहीं। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। तुलसी की पत्ती पर हाथ फेरा। हरिशंकर जी, तुमने वादा किया था, आज तुम्हारे बच्चे मुझे बोझ कह रहे हैं। तुम्हारे दिए अपनापन टूट रहा है। तभी मुख्य द्वार पर जोर से धमाका हुआ। पुरानी लकड़ी की जालीदार चौखट हिल गई। कमला देवी का हाथ रुक गया। लोटा हवा में टंगा रह गया। पानी की कुछ बूंदें उनकी साड़ी पर गिर गईं। अंदर तेज कदमों से ममता आई। चेहरा लाल, आंखों में चिढ़, बाल खुले, साड़ी का पल्लू कंधे से सरक रहा था। दाहिने हाथ में 2 कागज, बाएं में मोबाइल। पैर नंगे, चप्पलें शायद जल्दबाजी में छूट गईं। माँ जी, आवाज में तीखापन। ये लो दोनों बिल, बिजली का 1480, पानी का 960, कुल 2040। कमला देवी ने धीरे से सिर उठाया। आंखें ममता पर टिकीं, फिर कागज पर, फिर वापस ममता पर। बहू बैठ जा, सुबह सुबह इतनी जल्दी क्या है? चाय पी ले। चाय नहीं चाहिए। ममता ने कागज कमला देवी की गोद में पटके। ये पढ़ लो और सोचो अब क्या करना है। कमला देवी ने कांपते हाथों से चश्मा उठाया। चश्मा पुराना, कांच पर खरोंचे। उन्होंने लगाया, बिल पढ़ने लगी। अंतिम तिथि लाल अक्षरों में, बकाया राशि। वे चुप रहीं। ममता ने चुप्पी तोड़ी। माँ जी, आपकी पेंशन हर महीने 5 तारीख को ठीक 20,000 की आ जाती है, बैंक में क्रेडिट। हम सबको पता है। अब घर का कुछ खर्च आप भी उठाओ। हम ही क्यों हर बार सब संभालें? बिजली, पानी, गैस, बच्चों की फीस, किराना, दवा, सब अजय के कंधे पर। और आप बस तुलसी को पानी देती रहती हो। कमला देवी ने धीरे से सिर हिलाया। अजय सरकारी नौकरी करता है, अच्छी सैलरी है, पहले कभी शिकायत नहीं की। अचानक ये क्या हो गया? ममता ने ठहाका लगाया। हंसी कड़वी। हाँ, कमाते हैं, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी उन्हीं की? हमारे बच्चे हैं, रोहन की इंजीनियरिंग, नेहा की कोचिंग। महंगाई देखी है, दूध 25, सब्जी 100 और आपकी पेंशन फ्री, सरकार की दया। अब थोड़ा योगदान दो। कमला देवी ने लोटा रखा। धीरे धीरे उठी, घुटनों में दर्द, चेहरा स्थिर। ये पैसे दवाइयों के लिए हैं बहू, ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटने। हर महीने 7-8 हजार दवा में। डॉक्टर, रिपोर्ट बचाकर रखती हूँ, उड़ाती नहीं। ममता ने ठंडी हंसी हंसी। नौटंकी बंद करो माँ जी। दवा के नाम पर क्या लक्ष्मी को भेज देती हो या अलमारी में छिपाती हो? हर महीने साड़ी, घी, पैसे। हम क्या, हम भी बहुएं हैं। कमला देवी का चेहरा सफेद, आंखों में नमी, होंठ कांपे। तभी नीतू आई, हाथ में कपड़ा, झाड़ू किनारे रखी। दीदी सही कह रही हैं, 20,000 छोटी रकम थोड़े है। आप ननद को ही भेजती रहती हो। हम बुरा माने तो? ममता ने सिर हिलाया।
आज तिजोरी खोल कर देखते हैं, हमारा भी हक है। दोनों हंसी, जीत की हंसी। कमला देवी खड़ी रहीं, पल्लू लहराया धीमे स्वर में, ये पैसे हरिशंकर की निशानी हैं। जब वे गए तब सरकार ने दी। पैसे आते हैं तो लगता है वे साथ हैं, हिम्मत देते हैं। शर्म कर लो, विधवा सास से ऐसे। ममता ने मुंह फेरा। शर्म आप करो, अब हर महीने देना होगा, वरना शांति भंग, काम बंद, खाना बंद। नीतू ने कहा, हम नौकर थोड़े हैं कि सेवा करें और आपको कुछ ना करना पड़े। दोनों अंदर चली गईं। कदम गूंजे। कमला देवी खड़ी रहीं, लोटा जमीन पर, तुलसी आधी सूखी। वे सीढ़ी पर बैठीं, पल्लू से आंखें पोंछीं। भारीपन, दर्द जागा। फिर से शादी की याद आई, जब हरिशंकर ने पहली बार कमला का हाथ थामा था और कहा था, तुम्हारे साथ जीवन भर चलूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज वही हाथ अब नहीं है और उनके बच्चे कमला को बोझ समझ रहे हैं। सोचने लगी, कब बदल गया सब। बहुओं में लालच, बेटों में ठंडक। धूप तेज हो चुकी थी, आंगन गर्म था, लेकिन मन बिल्कुल ठंडा हो चुका था। हड्डियां ठंडी हो रही थीं। वे उठी, बाकी पानी तुलसी पर डाला, अंदर गईं कमरे में, दरवाज़ा बंद किया और फिर बिस्तर पर लेट गईं। अपने पति की तस्वीर देखी और बोली, हरिशंकर जी, तुमने वादा किया था, आज तुम्हारे बच्चे मुझे बोझ कह रहे हैं। तुम्हारे दिए अपनापन टूट रहा है। माँ की बातें याद आ रही हैं, मैं क्या करूं? आंसू बहे, चुपचाप, बिना आवाज। उस सुबह एक नई लड़ाई शुरू हुई, भीतर की, इज्जत, अपनापन, प्यार पर। और कमला देवी के मन में बचपन और शादी की यादें जैसे कोई पुरानी किताब खुल गई हो, बार बार उन्हें सहारा दे रही थीं, लेकिन साथ ही दर्द भी बढ़ा रही थीं। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में अभी भी हल्की नारंगी रंगत बाकी थी। पुणे की संकरी गली में स्ट्रीट लाइटें जलने लगी थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिसमें सर्दी की शुरुआत की आहट थी। घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी और चीखें दूर तक गूंज रही थीं। लेकिन घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। अजय ऑफिस से लौट रहा था। साइकिल की घंटी की आवाज गली में गूंज रही थी। वो थका मांदा था। दिन भर की मीटिंग्स, फाइलें, बॉस की डांट, सब कुछ उसके कंधों पर बोझ की तरह लदा हुआ था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने साइकिल खड़ी की, जूते उतारे, पैरों में दर्द था। अंदर कदम रखा, लिविंग रूम में पुराने सोफे पर बैठ गया। आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। रसोई से ममता की तेज आवाज आई, अजी सुनिए। ममता तेज कदमों से आई। उसके हाथ में 2 बिल थे, बिजली और पानी के। चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें नम दिख रही थीं, लेकिन वो नमी असली नहीं थी। वो नाटकीय ढंग से रोने की कोशिश कर रही थी। अजय के बगल में बैठ गई। सुनिए, अब हमसे नहीं होता, घर का इतना खर्चा हम अकेले कैसे उठाएं? माँ जी के पास हर महीने 20,000 फ्री में आते हैं, फिर हम क्यों सब कुछ सहें? अजय ने थके स्वर में कहा, ममता, माँ को दवाइयाँ लगती हैं, वो पैसे उसी लिए रखती हैं। ममता की आवाज और तेज हो गई। दवाइयाँ? हर महीने नई बीमारी, कभी घुटने, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर। और हमारे बच्चे? रोहन की इंजीनियरिंग की फीस अगले महीने जमा करनी है, नेहा को अच्छी कोचिंग में डालना है। महंगाई देखी है, दूध 60 रुपए लीटर हो गया है, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। और माँ जी बस बैठी रहती हैं, पैसे बैंक में पड़े रहते हैं। हम क्या उनके नौकर हैं? नीतू भी रसोई से निकल आई। उसके हाथ में कपड़ा था, वो भी बीच में आ गई। जेठची, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी तो इस घर की बहुएं हैं। अगर माँ जी हमें अपना नहीं मानती तो हम भी उनकी सेवा क्यों करें? बिल का पैसा उन्हें ही भरना होगा। मेरे पति तो कम कमाते हैं, ऊपर से शराब पीते हैं, हम कैसे संभाले सब? अजय का सिर दर्द करने लगा। वो बीच में फंस गया था। एक तरफ माँ का सम्मान, दूसरी तरफ पत्नी और छोटी बहू का दबाव। वो चुप रहा। ममता ने और जोर दिया, आज ही माँ जी से बात कर लीजिए, वरना मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। इतना बोझ अब नहीं उठा सकती। नीतू ने समर्थन किया, हाँ जेठजी, हम भी विवेक से कह देंगी, वो भी थक चुके हैं। अजय ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगा, लेकिन शाम को, अभी थक गया हूँ। ममता झल्ला गई।
शाम को? अब तक कितनी शामें बीत गई, हर बार यही बहाना। आज फैसला होना चाहिए। वो उठी और कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से पटका। नीतू भी मुंह बनाकर चली गई। अजय अकेला बैठा रहा। उसका मन भारी हो गया। वो सोचने लगा, ये सब कब शुरू हुआ? हरिशंकर जी के रहते घर में कितना अपनापन था। शाम को सब साथ बैठते, हंसी मजाक होता। लेकिन उनकी मौत के बाद सब बदल गया। पेंशन आई और वही पेंशन अब आग बन गई। रात हो चुकी थी। घर में मंद रोशनी थी। बरामदे में कमला देवी चौकी पर बैठी थीं। हाथ में हरिशंकर जी की पुरानी चादर थी। वे उसे सीने से लगाए बैठी थीं। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। अजय धीरे धीरे आया, माँ के पास बैठ गया। माँ? उसकी आवाज में झिझक थी। कमला देवी ने आंखें उठाईं। बेटा, आ गया? खाना खाया? अजय ने सिर हिलाया। माँ, बात करनी है। ममता बहुत परेशान है। घर का खर्चा ज्यादा हो रहा है। अगर आप पेंशन से कुछ दे दें तो। कमला देवी की आंखें सिकुड़ गईं। वो चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बेटा, क्या तू भी वही सोचता है जो बहू कहती है? अजय ने सिर झुका लिया। माँ, जमाना बदल गया है। सबको मिलकर चलना पड़ता है। बच्चों का भविष्य है। कमला देवी की आंखें भर आईं। मिलकर चलना या माँ की जेब टटोलना? जब तू छोटा था मैंने तुझे गोद में उठाकर रुलाया था, बुखार उतारा था। आज तू मेरी पेंशन मांग रहा है? अजय कुछ नहीं बोला, बस उठकर चला गया। कमला देवी अकेली बैठी रहीं। आंसू बहने लगे, चुपचाप, बिना आवाज के। वे याद करने लगीं हरिशंकर जी के साथ बिताए दिन। जब अजय पैदा हुआ था, हरिशंकर जी खुशी से उछल पड़े थे। कमला, हमारा बेटा आ गया। कमला ने थके स्वर में कहा। अब खुश? हरिशंकर ने कहा, बहुत। अब ये घर हंसी से भरा रहेगा। लक्ष्मी आई तो हरिशंकर जी ने कहा, ये हमारी लाडली है, इसे कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन आज वही बच्चे कमला को बोझ समझ रहे थे। कमला देवी ने चादर से आंसू पोंछे, मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे ताकत दे, ये लालच कब खत्म होगा? रात गहराती गई। घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी बरामदे में बैठी रहीं। तुलसी का पौधा सामने था, वो सूख रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी पानी नहीं डाला। मन में इतना भारीपन था कि हाथ उठ नहीं रहे थे। अजय अपने कमरे में गया। ममता सोफे पर बैठी थी, चेहरा फुलाया हुआ। बोले? अजय ने कहा, माँ से बात की, वो दे देंगी शायद। ममता ने कहा, शायद नहीं, पक्का बोलिए, वरना कल से मैं काम करना बंद कर दूंगी। नीतू भी कमरे में आई। जेठ जी, हम भी यही चाहते हैं, सब बराबर। अजय चुप रहा। उस रात कोई सो नहीं पाया। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। लालच ने रिश्तों को खोखला कर दिया था। कमला देवी की आंखें सुबह तक खुली रहीं। वे सोचती रहीं, क्या ये वही घर है जहां कभी हंसी गूंजती थी? क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने जिंदगी लगा दी? क्या ये वही बहुएं हैं जिन्हें मैंने बेटी की तरह रखा? लेकिन जवाब कहीं नहीं था, बस सन्नाटा था और टूटते रिश्तों की चुभन। अगले दिन सुबह से ही घर में तनाव साफ महसूस हो रहा था। कमला देवी उठी, लेकिन मन उदास था। उन्होंने तुलसी को पानी दिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। रसोई में ममता और नीतू पहले से थे। दोनों चुपचाप काम कर रही थीं, लेकिन चेहरों पर नाराजगी साफ थी। कमला देवी ने धीरे से कहा, बहू, चाय बना दो। ममता ने बिना मुड़कर कहा, खुद बना लीजिए माँ जी, आज से हमारा काम कम हो गया है। नीतू ने भी जोड़ा, हाँ, हम भी थक गए हैं। कमला देवी चुप रहीं। उन्होंने खुद चाय बनाई, लेकिन मन में दर्द बढ़ता जा रहा था। शाम को जब अजय और विवेक घर आए तो ममता ने फिर वही बात शुरू की। देखिए, आज भी माँ जी ने कुछ नहीं कहा। विवेक ने कहा, भाई हम क्या करें, माँ को समझाओ। अजय ने कहा, मैंने कल बात की थी। कमला देवी कमरे में बैठी सब सुन रही थीं। उनकी आंखें फिर भर आईं। वे सोचने लगीं कि अब क्या करें। बेटी लक्ष्मी के पास जाएं, लेकिन वहां भी बोझ बंदा नहीं चाहती थीं। रात को वो फिर बरामदे में बैठी। हरिशंकर जी की तस्वीर को देखकर बोली, आप होते तो क्या करते? बच्चे आज मुझे बोझ समझते हैं। आंसू बहते रहे। परिवार का लालच अब साफ दिख रहा था। रिश्ते टूट रहे थे और कमला देवी अकेली पड़ती जा रही थीं। सुबह की पहली किरण आंगन में पहुंची तो कमला देवी पहले से ही जाग चुकी थीं। रात भर नींद नहीं आई थी। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरा शांत रखने की कोशिश कर रही थीं।
उन्होंने धीरे से उठकर चेहरा धोया, बाल संवारे, सफेद सूती साड़ी पहनी और आंगन में आ गईं। तुलसी का पौधा अभी भी आधा सूखा हुआ था। कल शाम से पानी नहीं डाला गया था। उन्होंने लोटा उठाया, पानी भरा और धीरे धीरे पत्तियों पर छिड़कना शुरू किया। हर छींटे के साथ मन ही मन राम नाम जप रही थीं, लेकिन आज जप में वो पुरानी गहराई नहीं थी। मन कहीं और भटक रहा था। वे सोच रही थीं कि अब क्या करें। कल रात अजय ने जो बात कही थी वो दिल में चुभ रही थी। बेटा भी अब बहुओं की तरफ जा रहा था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हरिशंकर जी के साथ जीवन में कितनी मुश्किलें आईं, लेकिन बच्चे हमेशा साथ रहे। आज वही बच्चे पैसे के लिए मां से मुंह मोड़ रहे थे। कमला देवी की आंखें फिर भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। आज कुछ फैसला करना था। वे अंदर गईं, हॉल में सबको बुलाया। राजेश, सुरेश, रीता, सविता, सब इधर आओ। आज सबके सामने एक बात साफ कर देती हूँ। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। रीता पहले से ही चिढ़ी हुई थी। उसने हाथ बांधकर खड़े होकर कहा, माँ जी, अगर फिर वही पेंशन का रोना है तो हमसे अब और कुछ नहीं सुना जाएगा। कमला देवी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में अब पहले जैसी कांप नहीं थी, ठहराव था। नहीं रीता, अब कोई रोना नहीं। मैंने बहुत सोच लिया है। अगर तुम सबको मेरी पेंशन से इतनी तकलीफ है तो ठीक है। आज से वो पेंशन मेरी नहीं, तुम लोगों की भी होगी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रीता और सविता के चेहरे पर छिपी खुशी चमक उठी। सुरेश ने पूछा, माँ, आप क्या कह रही हैं? कमला देवी ने अपने दुपट्टे की किनारी ठीक की। मैं कह रही हूं कि हर महीने जो 20,000 आते हैं उसे मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगी। 10,000 रीता और राजेश को, 10,000 सविता और सुरेश को। लेकिन बदले में तुम लोग मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखोगे। मेरा खाना, दवा, डॉक्टर, इज्जत, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी। रीता झट से बीच में बोली, माँ जी, लेकिन क्या है, अब सीधा सीधा बताइए। कमला देवी ने नजरें सीधी की और अब उनकी आवाज में कांप नहीं थी, ठहराव था। लेकिन बदले में तुम लोग मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखोगे। राजेश और सुरेश थोड़े झिझके, लेकिन रीता और सविता तो मानो खुशियों से झूम उठी। हाँ हाँ, इसमें बुराई ही क्या है माँ जी, हम तो पहले दिन से यही चाहते थे, सब बराबर। अब आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी वैसे ही सेवा करेंगे जैसे आपने हमारे पति की थी। दोनों के चेहरे पर झूठी मिठास थी, आंखों में लालच साफ झलक रहा था। राजेश ने कहा, माँ, अगर आपको इसमें सुकून है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कमला देवी ने हल्की सी मुस्कुराई। ठीक है, आज से मेरी पेंशन तुम लोगों की भी जिम्मेदारी बन गई। रीता और सविता एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होकर सिर हिलाने लगी, जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अगले कुछ दिन घर में अजीब सी खुशी छा गई, जैसे कोई त्योहार चल रहा हो। रीता सुबह सुबह कमला देवी के लिए चाय लेकर आती। माँ जी, लीजिए गरम गरम चाय। सविता उनके पैर दबाने लगती। माँ जी, आज पैर दबा दूं? कमला देवी को भी लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। बच्चे समझ गए होंगे, बहुएं अब पहले जैसी हो गई हैं। पहले हफ्ते में पेंशन आई। बैंक से मैसेज आया। कमला देवी ने 10-10 हजार दोनों बहुओं को ट्रांसफर कर दिए। रीता ने तुरंत फोन पर लक्ष्मी से बात की। देखा, अब सब बराबर हो गया। सविता ने भी अपने मायके में फोन करके बताया, अब तो हम भी मालामाल हो गए। कुछ दिन तक सब ठीक चला। रीता रोज चाय लाती, सविता कभी कभी खाना परोसती, कमला देवी की दवा समय पर लाने लगी। लेकिन ये खुशी सिर्फ शुरुआत थी। असली जहर अभी छिपा हुआ था। पेंशन आने के बाद धीरे धीरे उनका रंग खुलने लगा। रीता अब दोबारा पहले जैसा व्यवहार करने लगी, ताने, उलाहने, आंखें दिखाना। सविता भी पीछे नहीं रही, सिर्फ पेंशन आने तक अच्छा व्यवहार। जैसे ही पैसे हाथ में आते, असली रूप सामने आ जाता। एक दिन दोपहर का समय था। कमला देवी आंगन में चारपाई पर बैठी हल्की धूप सेक रही थी। हाथ में दवा की पुड़िया थी जो खत्म होने वाली थी। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने रीता को आवाज दी, बेटी रीता, जरा मेरी वो दवाई वाला पर्चा उठाना। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवा बंद मत करना, खत्म हो रही है। रीता उस वक्त मोबाइल में व्हाट्सएप चला रही थी। आंखें तरेरते हुए बोली, माँ जी, इस महीने तो नहीं हो पाएगा दवाई ववाई लेना। ये EMI भरनी थी, पैसा बचा ही नहीं। वैसे भी हर महीने कोई ना कोई बीमारी ले आती हो। अब बस भी करो, बुढ़िया हो चुकी हो, कितने दिन जीने वाली हैं। अपने बच्चों पर तरस खाइए और ये परेशानी फैलाना बंद करिए। महंगाई देख नहीं रही क्या? कमला देवी एक पल के लिए चुप रही। उनके होंठ कुछ कहने को हिले, लेकिन आवाज गले में अटक गई।
तभी उन्होंने सविता को पुकारा। बेटी सविता, तुझसे कहूं तो तू मेरी दवाई ला देगी? सविता ने कपड़े तय करते करते बिना आंख मिलाए कहा, माँ जी माफ करना, लेकिन मेरे से भी नहीं हो पाएगा। आखिर हम 10,000 में क्या क्या कर लेंगे? मेरे पैसे पहले ही खत्म हो गए हैं, मैं भी क्या करूं? मेरे भी घर का खर्चा है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, अब आपकी दवाई के लिए कहाँ से लाऊं? उसने ताना कसते हुए कहा, जब पैसे बांटने थे तब तो बड़ी बड़ी बातें थी, अब सब कुछ हम ही से कराना है, हमसे नहीं होगा। ये बात सुनकर कमला देवी को झटका सा लगा। रीता और सविता अब एक दूसरे पर भी भड़कने लगी। रीता ने सविता की ओर देखा और बोली, अरे तू भी तो हर महीने 10,000 लेती है ना, तू क्यों नहीं खरीद लाती दवाई? सविता भी पीछे नहीं हटी, मैं ही क्यों लाऊं? माँ जी तेरी भी तो सास है और तुम बड़ी हो तो तुम्हारा ज्यादा हक बनता है। रीता जोर से चीखी, अरे वाह, पैसे बांटने में तो बराबरी चाहिए थी ना, अब जिम्मेदारी में तेरा कुछ भी नहीं। दोनों के बीच जोर की बहस छिड़ गई। घर में वो शांति जो कुछ दिन पहले थी अब फिर से जहरीली हवा में बदल चुकी थी। कमला देवी ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया, जैसे वो उनके लिए मायने ही नहीं रखती। कमला देवी जमीन पर दर्द से करहती रहीं, दोनों को देखती रहीं। आंखों में न आंसू थे न आवाज, बस दिल में चुभन थी। शाम को उन्होंने हिम्मत जुटाई और बेटों को बुलाया। राजेश और सुरेश कमरे में आए तो कमला देवी कांपती आवाज में बोली, बेटा आज मैंने बहुओं को दवाई लाने को कहा था, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। अब दवाइयां खत्म हो गई हैं, मुझसे बाहर जाकर लाना भी नहीं होता, तुम दोनों में से कोई ले आए तो। राजेश ने झुंझलाकर कहा, माँ प्लीज, ऑफिस से अभी आया हूँ और आप अभी से शुरू मत हो जाइए। पहले बॉस की सुनूं, फिर घर आकर अपनी बीवी की सुनूं और उसके बाद आपकी भी सुनूं। अरे आप तो समझिए, आप तो मुझे परेशान मत करिए और थोड़ा चैन की जिंदगी जीने दीजिए। वैसे भी ज्यादा दिन तो जीने वाली है नहीं, तो आपको क्या बिना लड़े या फिर लड़ाई कराए हुए चैन नहीं आता? कोई जरूरत नहीं है दवाई की, ऐसे ही आप ठीक हो जाएंगी। सुरेश ने भी कहा, हाँ माँ, हमें बार बार बीच में मत बुलाया करो, तुमने ही तो कहा था बराबर बांट दूं, अब खुद ही संभालो, मुझसे मत बोलो, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। आपके पैसे लाख लाख नहीं थे जो आप ऐसे हम पर हुक्म चलाती रहती हैं। कमला देवी उन दोनों को देखती रहीं। कभी ये बेटे उनके सिर पर हाथ रखकर कहते थे, माँ हम तुम्हारे साथ हैं। आज वही बेटे पीछे हट रहे थे और उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। वे कुछ कहती उससे पहले ही दोनों बेटे वहां से जा चुके थे। कमला देवी कमरे में अकेली बैठी थीं। उन्होंने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन में बुदबुदाई, हे भगवान, यही दिन देखने के लिए छोड़ा था इन बेटों के लिए, जिन हाथों से इन्हें पाला पोसकर बड़ा किया, आज उन्हीं हाथों से पेंशन की भीख मंगवा रहे हैं। उनका दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। ना अब उनमें गुस्सा था, न कोई उम्मीद, बस एक थकान सी थी, बुढ़ापे की थकान। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने क्यों पेंशन बांट दी, क्योंकि जब तक नहीं बांटी थी तब तक उनके साथ अच्छा व्यवहार तो हो ही रहा था, लेकिन जब से बांटी है हालत उससे भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। घर में रात का सन्नाटा था, लेकिन कमला देवी के अंदर एक तूफान चल रहा था। कभी जिस आंगन में हंसी ठिठोली गूंजा करती थी, अब वहां बस सन्नाटा और चिड़ियों की धीमी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रीता और सविता अब खुलकर अपने रंग दिखा रही थी। न अब वो सुबह की चाय बनाती थी, न दोपहर को कोई पूछता था कि माँ जी कुछ खाया या नहीं, बल्कि अब तो खाना भी देने से इनकार होने लगा था, जिससे उन्हें खुद के लिए खुद ही खाना और चाय बनानी पड़ती थी। कभी गलती से बोल देती तो लोग उन्हें ही सुना देते। एक दिन दोपहर में कमला देवी रसोई के पास खड़ी थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने धीरे से कहा, रीता बहू, जरा थोड़ा खाना दे दे, सुबह से कुछ नहीं खाया। रीता उस समय टीवी पर सीरियल देख रही थी। आंखें उठाई, होठ ताने और जोर से बोली, हर वक्त बस खाना ही चाहिए माँ जी को, घर कोई लंगर खाना है क्या? सुबह बोलो, दोपहर बोलो, रात बोलो, क्या कभी खुद कुछ कर नहीं सकती? कमला देवी चुप रही, क्योंकि अब बहस करने की ताकत उनमें बची नहीं थी। उसी वक्त सविता भी वहां आई और रीता के साथ हंसते हुए बोली, दीदी इनसे तो बस यही उम्मीद करना, हर वक्त या तो दवा चाहिए या रोटी, और ऊपर से हमें सुनाने भी लगती हैं कि बहुएं काम नहीं करती। रीता बोली, अब हम भी अलग हो जाएं तो ही चैन मिलेगा, हमें किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी, जिसने जन्म दिया है वही करें देखभाल। शाम को जब कमला देवी ने लोते हुए राजेश से कहा, बेटा तेरी बीबियां अब मुझे खाना तक नहीं देती, मैं और क्या कहूं तुझसे, तो राजेश ने नजरें झुका ली और ठंडी आवाज में बोला, माँ अब हर बात में बहुओं का दोष देना बंद करिए, थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करना चाहिए, और थोड़े बहुत काम आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा।
सुरेश ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, आपने खुद ही पैसे बांट दिए थे, अब खुद ही संभालो। कमला देवी के होंठ कांप उठे, आंखों में नमी भर आई। कभी जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी थी, आज वही उनसे नजरें चुरा रहे थे। रात को पूरा घर अपने अपने कमरों में बंद था। बस आंगन में अकेली बैठी थी कमला देवी। बरामदे की वो पुरानी चारपाई, दीवार पर टंगी हरिशंकर जी की तस्वीर और उनके सामने बैठी एक टूटी हुई औरत कमला देवी ने धीरे से आंखें बंद की और आंसू खुद ब खुद बह निकले। वे सिसकते हुए बोली, हरिशंकर जी, आप हमें अकेले छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए? आपके बच्चे आज मुझे अपना बोझ समझते हैं, जिनके लिए आपने और मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की। आज वही मुझे रोटी देने के लिए भी तरसा रहे हैं। हवा में ठंडक थी, पर उनके दिल में उससे भी ज्यादा ठंडापन था। अब कोई उनके पास बैठता तक नहीं था, कोई उनसे बात तक नहीं करता था। न घर में जगह थी, न रिश्तों में अपनापन। पैसे आते वैसे ही उनसे छीन लिए जाते। हर रात की तरह उस रात भी उन्होंने बरामदे में आकाश की ओर देखा, जहां कभी अपने पति के साथ वो चांदनी गिनती थीं। अब वही आसमान उन्हें और भी अकेला महसूस करा रहा था। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, शायद अब मेरा इस घर में कोई नहीं। अब मैं सिर्फ इस घर की दीवार हूं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। उनका दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि अब सुनने वाला कोई था ही नहीं। न बेटा, न बहुएं, बस एक तस्वीर जो सालों पहले के सुख की गवाही दे रही थी। दिन बीतते जा रहे थे। हर सुबह कमला देवी की आंखें पहले से थोड़ी ज्यादा भारी होकर खुलती थीं। शरीर में कमजोरी बढ़ रही थी। पहले जो हल्की सी ताकत होती थी, वो अब लगभग खत्म हो चुकी थी। वे बिस्तर से उठने में ज्यादा समय लगाती थीं। पैरों में सुन्नपन, कूल्हे में दर्द, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिल में था। वो दर्द जो रोज नए नए रूप में आता और उन्हें चुभता रहता। घर अब उनके लिए जेल जैसा हो गया था। दीवारें वहीं थीं, कमरे वहीं थे, लेकिन अपनापन कहीं गायब हो चुका था। सुबह उठकर वे सबसे पहले तुलसी के पास जाती, लोटा हाथ में लेती, लेकिन हाथ कांपते थे, पानी छलक जाता था। पौधे की पत्तियां पहले से ज्यादा मुरझा चुकी थीं। कमला देवी सोचती, ये पौधा भी मेरी तरह सूख रहा है। कभी ये हरा भरा रहता था, हरिशंकर जी के हाथों से लगा था, आज दोनों ही सूख रहे हैं। वे धीरे धीरे पानी डालती, हर छींटे के साथ राम नाम जपती, लेकिन आजकल जप में वो पुरानी गहराई नहीं रह गई थी। मन कहीं और भटकता रहता। रसोई की तरफ देखती, कभी वहां वे सबके लिए खाना बनाती थीं, बच्चों के लिए पराठे, बहुओं के लिए स्पेशल सब्जी। आज रसोई बंद रहती, या अगर खुली भी होती तो अंदर से सिर्फ बहुओं की हंसी या टीवी की आवाज आती। कमला देवी धीरे से रसोई के पास जाती, बर्तन देखती। कभी कभी रात का बचा हुआ चावल या रोटी मिल जाती, वे उसे गर्म करके खा लेती। कभी नहीं मिलता तो चुपचाप कमरे में लौट आती। एक दिन सुबह उन्होंने हिम्मत करके रीता से कहा, बहू, आज कुछ सब्जी बना दो, कल से सिर्फ रोटी खाई है। रीता ने बिना देखे जवाब दिया, माँ जी, आज बाजार नहीं गई, कुछ नहीं है, आप खुद देख लीजिए, हम थक गए हैं रोज रोज आपके लिए अलग से बनाना। सविता ने पीछे से हंसकर कहा, हाँ दीदी, इनसे तो रोज नई डिमांड रहती है, जैसे हमारा कोई काम नहीं। कमला देवी चुप रहीं। उन्होंने खुद आलू उबाले, थोड़ी सी सब्जी बनाई, लेकिन खाने में स्वाद नहीं था। मन उदास था। वे सोच रही थीं, मैंने इन बहुओं को पहली बार घर में आने पर हाथ जोड़कर स्वागत किया था, उनके लिए नए नए व्यंजन बनाए थे। आज वही बहुएं मुझे भूखा रख रही हैं। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई? दोपहर का समय, आंगन में हल्की धूप थी। कमला देवी चारपाई पर बैठी थीं। शरीर में कमजोरी थी, सिर चकरा रहा था। उन्होंने रीता को आवाज दी, बेटी, मेरी ब्लड प्रेशर की दवा खत्म हो गई, पर्चा है, जरा दवा ले आओ। रीता मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी, बिना सिर उठाए बोली, माँ जी, इस महीने तो नहीं हो पाएगा, पैसा सब खर्च हो गया, बच्चों की फीस आई है, आपकी दवा महंगी है। बुढ़ापे में इतनी दवाइयां क्यों लेती हैं? थोड़ा सह लीजिए, कितने दिन जीना है? कमला देवी की सांस रुक गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। सविता ने भी जोड़ा, हाँ माँ जी, हम 10,000 में क्या क्या करें? स्कूल फीस, यूटिलिटी बिल, किराना, आपकी दवा के लिए अलग से कहाँ से लाएं? जब बांटने थे तब बड़ी बड़ी बातें की, अब सब हम पर डाल दिया। दोनों आपस में हंसने लगीं। कमला देवी चुप रहीं, लेकिन दिल में एक तेज चुभन हुई।
वे सोच रही थीं, ये वही बहुएं हैं जिन्हें मैंने बेटी की तरह रखा, जिनके लिए मैंने रात दिन मेहनत की, आज ये मुझे रोटी के लिए भी तरसा रही हैं। शाम को बेटे आए। कमला देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, राजेश, सुरेश, बहुएं अब खाना भी नहीं देती, दवा नहीं लाती, मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, डॉक्टर के पास ले चलो। राजेश ने झुंझलाकर कहा, माँ, रोज रोज यही बात, ऑफिस से थक कर आता हूं, पहले बॉस की सुनता हूं, फिर घर आकर बीवी की सुनता हूं, अब आप भी शुरू हो गई, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आप खुद भी कुछ कर सकती हैं। सुरेश ने कहा, हाँ माँ, आपने खुद पैसे बांटे थे, अब खुद संभाल लीजिए, हम क्या करें, हमारे ऊपर भी कर्ज है, काम का प्रेशर है। कमला देवी की आंखें भर आईं, वे कुछ बोल नहीं पाईं, बस सिर झुका लिया। दोनों बेटे चले गए। कमला देवी अकेली बैठी रहीं, आंसू बहते रहे। वे याद करने लगी, जब राजेश छोटा था, बुखार आया था, कमला देवी रात भर जागी रहीं, माथे पर पट्टी रखी, पानी पिलाया। सुबह होते ही राजेश ने कहा था, माँ, आप सबसे अच्छी हो। आज वही बेटा उन्हें परेशान कह रहा था। वृद्धाश्रम जाने का विचार कमला देवी के मन में कई बार आया था, लेकिन हर बार एक गहरी हिचकिचाहट और अपराध बोध ने उन्हें रोक लिया। उनके मन में ये विचार सबसे पहले तब आया जब रीता ने एक दिन खुलकर कह दिया था, माँ जी, अब तो आपका यहाँ रहना सबके लिए बोझ बन गया है। अगर आप किसी अच्छे वृद्धाश्रम में चली जाएं तो हम सबको भी चैन मिलेगा और आपको भी अच्छी देखभाल मिलेगी। वहाँ डॉक्टर, नर्स, दवा, खाना सब कुछ व्यवस्थित होता है। उस दिन कमला देवी चुप रहीं, लेकिन रात को बरामदे में अकेली बैठकर उन्होंने पहली बार इस विचार को गंभीरता से सोचा, क्या सच में मेरी जगह अब यहाँ नहीं रही? क्या मैं सच में इतनी बोझ बन गई हूँ कि मेरे अपने बच्चे मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं? उनके मन में दो आवाज़ें लड़ रही थीं। पहली आवाज़, नहीं, मैंने इस घर को अपने हाथों से बसाया है, हरिशंकर जी के साथ मिलकर ईंट ईंट जोड़ी है। यहीं अजय और सुरेश पैदा हुए, यहीं उनकी पहली हंसी गूंजी, यहीं उनकी शादी हुई, लक्ष्मी यहीं खेली कूद कर बड़ी हुई। ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? यहाँ मेरी यादें हैं, मेरी जिंदगी है। वृद्धाश्रम में जाकर मैं क्या करूँगी? अजनबियों के बीच रहकर? वहाँ भी तो कोई मेरा अपना नहीं होगा। लेकिन अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। यहाँ तुम्हें अपमान मिल रहा है, भूख मिल रही है, दवा नहीं मिल रही, रोज ताने सुनने पड़ रहे हैं, बेटे चुप हैं, बहुएं खुलकर जहर उगल रही हैं। क्या तुम इसी तरह मरना चाहती हो, धीरे धीरे सूख कर, अपमानित होकर? वृद्धाश्रम में कम से कम सम्मान से जीने को मिलेगा, खाना समय पर मिलेगा, दवा मिलेगी, डॉक्टर आएंगे, कोई तुम्हें बोझ नहीं कहेगा। शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। कई रातें इसी द्वंद्व में बीती। कभी वे लक्ष्मी को फोन करने का मन बनाती, कभी सोचती कि बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, कभी वृद्धाश्रम के नाम सोचती। पूना में कई अच्छे वृद्धाश्रम हैं, जैसे आनंदवन, सेवा सदन, आशा कुटुंब। कुछ जगहों पर तो सरकार की मदद भी मिलती है, पेंशन सीधे वहां जा सकती है। लेकिन फिर मन कहता कि नहीं, मैं अपने घर से बाहर कैसे जाऊं? एक दिन शांति आंटी आईं। उन्होंने देखा कि कमला देवी और भी कमजोर हो गई हैं। आंटी ने सीधे पूछा, कमला जी, अब तो हद हो गई, आप कब तक ये सब सहती आएंगी? मैंने सुना है कि सेवा सदन वृद्धाश्रम बहुत अच्छा है, वहाँ मेरी एक जान पहचान की माँ रहती हैं। वे कहती हैं कि वहाँ सबकी अच्छी देखभाल होती है, कमरे साफ हैं, खाना अच्छा है, डॉक्टर रोज आते हैं। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? कम से कम जीने को तो मिलेगा। कमला देवी ने धीरे से कहा, आंटी, वहाँ जाकर क्या करूँगी? वहाँ भी तो अजनबी होंगे, मेरे अपने तो यही हैं। आंटी ने कहा, अपने? ये आपके अपने हैं जो आपको भूखा रख रहे हैं, जो ताने मार रहे हैं, जो आपकी दवा तक नहीं लाते? कमला जी, ये लोग अब आपके अपने नहीं रहे, ये सिर्फ नाम के बेटे बहू हैं। असली अपनापन तो वो है जो आपको सम्मान दे, जो आपकी देखभाल करे। वृद्धाश्रम में कम से कम आपकी इज्जत रहेगी। उस दिन कमला देवी ने पहली बार गंभीरता से वृद्धाश्रम जाने का विचार किया। रात को उन्होंने हरिशंकर जी की तस्वीर से बात की। आप क्या कहते हैं? क्या मुझे जाना चाहिए? क्या ये घर अब मेरा नहीं रहा? उन्हें लगा जैसे हरिशंकर जी मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, कमला, तुम्हें जीने का हक है, जहां सम्मान मिले वहीं तुम्हारा घर है। अगले दिन उन्होंने लक्ष्मी को फोन किया, बेटी, मैं सोच रही हूँ कि शायद किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। लक्ष्मी की आवाज कांप गई। माँ, ये क्या बोल रही हैं? आप घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, मैं अभी आ रही हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए।
और इसी तरह वृद्धाश्रम जाने का विचार जो कभी मन में आया था वो अब एक विकल्प बन गया था। लेकिन लक्ष्मी के आने से पहले ही कमला देवी के मन में एक नई उम्मीद जागी थी, शायद अब सब बदल जाए। लेकिन अगर लक्ष्मी न आ पाती तो शायद कमला देवी वृद्धाश्रम का रास्ता चुन लेती, क्योंकि अब उनके पास दो ही रास्ते थे। एक, इसी घर में अपमान और अकेलेपन के साथ धीरे धीरे मर जाना। दो, वृद्धाश्रम में जाकर कम से कम सम्मान और देखभाल के साथ बाकी जीवन जीना। दोनों में से कौन सा बेहतर था, ये सवाल उनके मन में हर पल घूमता रहता। रात गहरी हो गई। घर में सब सो चुके थे। कमला देवी आंगन में अकेली बैठी थीं। चारपाई पर लेटी आसमान देख रही थीं। चांद निकला हुआ था, लेकिन आज वो चांद भी ठंडा लग रहा था। वे हरिशंकर जी की याद में खो गईं। जब दोनों आंगन में बैठकर चांदनी देखते थे, हरिशंकर जी कहते थे, कमला, ये चांद हम दोनों के लिए है, हमेशा साथ रहेगा। कमला हंसकर कहती थी, हाँ जी, लेकिन चांद तो बदलता है, हम नहीं बदलेंगे। आज वही चांद देखकर कमला देवी रो पड़ी। हरिशंकर जी, आप क्यों चले गए? आज आपके बच्चे मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे रोटी के लिए तरसा रहे हैं। मैंने क्या गलती की? क्या मेरी जिंदगी अब यही है, अकेलापन और अपमान? वे रोती रहीं। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, बस रात का सन्नाटा और दिल की चुभन। अगले दिन से हालात और बिगड़ गए। अब बहुएं खुलकर ताने मारती। रीता ने एक दिन कहा, माँ जी, आप अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, पैसा बचा कर रखिए, हमारा भी तो कुछ है। सविता ने हंसकर कहा, हाँ, बुढ़िया हो गई हैं, अब कितना जिएंगी, हम थक गए हैं सेवा करने से। कमला देवी चुप रहती, लेकिन हर ताना दिल में चाकू की तरह लगता। वे अब कमरे से बाहर कम निकलती, खाना खुद बनाती, लेकिन गैस कम चलती, चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता। दवा के लिए पैसे बचा कर रखती, लेकिन दवा महंगी थी। 1 महीने में ही उनके पास कुछ नहीं बचा। एक दोपहर वे बहुत कमजोर महसूस कर रही थीं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, सिर चकरा रहा था, दिल की धड़कन तेज। उन्होंने राजेश को आवाज दी, बेटा, डॉक्टर के पास चलो। राजेश ने कहा, माँ आज नहीं, कल देखते हैं। सुरेश ने कहा, माँ अब ड्रामा मत करिए, हम भी काम से थक जाते हैं। कमला देवी चुप हो गईं, लेकिन शाम को उनकी तबीयत और बिगड़ गई। वे बरामदे में लेट गईं, शरीर कांप रहा था, सांस फूल रही थी। कोई नहीं आया। रीता और सविता टीवी देख रही थीं। राजेश और सुरेश अपने कमरों में फोन पर बात कर रहे थे। कमला देवी अकेली लेटी रहीं, आंसू बहते रहे। वे सोच रही थीं कि अब क्या होगा, क्या यही अंत है? क्या मैं इसी घर में अकेली मर जाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी का यही हिसाब है, अपमान और अकेलापन? रात को जब सब सो गए, कमला देवी उठी, कमरे में गईं, हरिशंकर जी की तस्वीर के पास बैठी, बोली, आपकी बेटी लक्ष्मी को फोन करूं? लेकिन वहां भी बोझ बनना नहीं चाहती। फिर भी क्या करूं? उन्होंने फोन उठाया, लक्ष्मी का नंबर देखा, लेकिन डायल नहीं किया। फोन रख दिया, फिर लेट गईं, आंसू बहते रहे। अगले कुछ दिन और बुरे बीते। अब खाना भी कम मिलने लगा। कभी कभी बहुएं कहती, आज कुछ नहीं बचा, खुद बना लीजिए। कमला देवी कमजोर हो रही थी, वजन कम हो रहा था, चेहरा पीला पड़ रहा था, आंखें धंस गई थीं, लेकिन कोई पूछता नहीं था। एक दिन पड़ोस की शांति आंटी आईं। उन्होंने कमला देवी की हालत देखी। कमला जी, क्या हो गया है आपको? इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? चेहरा पीला है, आंखें धसी हुई हैं। कमला देवी ने हल्की मुस्कान दी, कुछ नहीं आंटी, बस उम्र हो गई है। शांति आंटी ने कहा, नहीं कमला जी, कुछ तो बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? पहले तो आप हंसती रहती थी। कमला देवी चुप रही, लेकिन आंखों से आंसू बह गए। शांति आंटी ने हाथ पकड़ा, बताइए ना, क्या हुआ? मैं आपकी सहेली हूं। कमला देवी ने धीरे से कहा, आंटी, अब घर में मेरी कोई जगह नहीं। बहुएं ताने मारती हैं, बेटे चुप रहते हैं, खाना भी नहीं मिलता, दवा नहीं मिलती, मैं बोझ बन गई हूं। शांति आंटी स्तब्ध रह गईं। अरे कमला जी, ये क्या कह रही हैं? आपने इन बच्चों को पाला है, आज ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। कमला देवी ने सिर हिलाया, हाँ आंटी, पेंशन की वजह से सब बदल गया। पहले सब अच्छा था, अब मैं अकेली हूँ। शांति आंटी ने कहा, आप लक्ष्मी को बुलाइए, वो आपकी बेटी है, वो आपको ले जाएगी। कमला देवी ने कहा, नहीं आंटी, मैं दामाद पर बोझ नहीं बनना चाहती। शांति आंटी ने कहा,
तो क्या यहाँ मर जाएंगी? यहाँ तो आपकी हत्या हो रही है, भावनात्मक हत्या, शारीरिक हत्या, आपकी जान खतरे में है। कमला देवी चुप रहीं, लेकिन मन में कुछ हलचल हुई। शायद लक्ष्मी को फोन करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी सह लूंगी। दिन बीतते गए, अपमान बढ़ता गया। अब कमला देवी बाहर कम निकलती, कमरे में रहती, खाना कम खाती, दवा नहीं ले पाती, शरीर और कमजोर होता जा रहा था। एक शाम वे बरामदे में बैठी थीं। अचानक लक्ष्मी का फोन आया। माँ, कैसे हैं आप? कमला देवी ने आवाज को संभाला। ठीक हूँ बेटी, तू कैसे है? लक्ष्मी ने कहा, माँ, आपकी आवाज अलग लग रही है, कुछ तो बात है, बताइए ना। कमला देवी ने कहा, कुछ नहीं बेटी, बस उम्र हो गई है। लक्ष्मी ने कहा, माँ, मैं जल्दी आ रही हूँ, आपका हाल देखना है। कमला देवी ने कहा, नहीं बेटी, आने की जरूरत नहीं। लेकिन लक्ष्मी ने फोन रखते हुए कहा, मैं आऊंगी माँ, आप अकेली नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका दर्द मैं सहन नहीं कर सकती। कमला देवी ने फोन रखा, आंसू बह गए। शायद अब कोई आ रहा था, शायद अब कोई सहारा मिलेगा, लेकिन दिल में डर था, क्या सब कुछ बदल पाएगा या फिर ये अपमान और अकेलापन हमेशा के लिए रह जाएगा। वे लेट गईं, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। रात भर यादें घूमती रहीं। हरिशंकर जी के साथ बिताए दिन, बच्चों की हंसी, बहुओं के आने की खुशी, सब कुछ जैसे फिल्म की तरह चलती रही। और आज सब कुछ बदल गया था। कमला देवी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे ताकत दे, या तो मुझे यहाँ से निकाल लो या फिर इस दर्द को खत्म कर दो। लेकिन जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा था और अकेलापन और गहरा होता जा रहा था। एक दोपहर का वक्त था। कमला देवी पुराने बरामदे में टूटी चारपाई पर बैठी थीं। सफ़ेद सूती साड़ी अब मुरझा चुकी थी, बाल बिखरे थे, चेहरा थका और पीला पड़ चुका था। धूप की कुछ किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन वो धूप अब गर्माहट नहीं, सूनापन दे रही थी। वो आराम से रूखी रोटी खाती हुई रो रही थीं। उनकी बहुओं को अपने टीवी और फ़ोन से फुर्सत नहीं थी, जिससे वो उनसे उनका हालचाल पूछ सकें। तभी अचानक दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और अंदर से आई उनकी बेटी लक्ष्मी, जिसके साथ उसका पति राहुल भी था। जैसे ही लक्ष्मी ने अपनी माँ की हालत देखी, उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो भागकर अपनी माँ के पास आई और ज़मीन पर उनके पैरों में बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भरे थे। उसने माँ के झुर्रियों भरे हाथ को पकड़ लिया और जोर से चिपक गई। लक्ष्मी रोते हुए बोली, माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये किसने किया आपके साथ? आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं माँ? लक्ष्मी भागते हुई माँ के पास आई और ज़मीन पर उनके पैरों में बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भरे थे। उसने माँ के झुर्रियों भरे हाथ को पकड़ लिया और जोर से चिपक गई। लक्ष्मी रोते हुए बोली, माँ, आपने बताया क्यों नहीं? मैं तो एक बार भी नहीं समझ पाई कि आप इस हालत में हैं। आप ऐसे अकेली क्यों झेलती रहीं? मुझे क्यों नहीं बताया? कमला देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। कमला देवी कमजोर आवाज में बोली, बिटिया, क्या बताती? तेरा मन दुखी ना हो इसीलिए कभी कुछ नहीं कहा। ये बहुएं तेरे भाइयों के सामने तो दूध सी मीठी बनती हैं, और जब दरवाज़ा बंद होता है तो वही हाथ, वही जुबान जहर बन जाती हैं। लक्ष्मी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका पति राहुल भी अवाक खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसी वक्त रीता और सविता दोनों वहां आ गईं। चेहरों पर वही पुरानी अकड़ और नखरे। रीता ताना मारते हुए बोली, अरे देखो तो जरा, बिटिया रानी आ गई है माँ जी को बचाने। अब तो हमें ही कसूरवार ठहराया जाएगा। सविता भी पीछे से बोली, हाँ दीदी, अब बिटिया रानी तो आएंगी ही ना, माँ जी तो इन्हीं की हैं। हम तो जैसे पराये हो गए। घर के आंगन में जैसे किसी तूफान का माहौल था। कमला देवी कमरे के कोने में बैठकर सिसक रही थीं और सामने रीता और सविता अकड़ के साथ खड़ी थीं जैसे घर की मालकिन हूँ। लक्ष्मी ने धीरे धीरे उठकर आंसू पोंछे। उसका चेहरा अब कमजोरी से नहीं, गुस्से से लाल हो चुका था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और रीता सविता के सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक आग थी, लावा था। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने गुस्से से दोनों के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। लक्ष्मी गरजती हुई आवाज में बोली, तुम दोनों ने मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर दिया? जिस औरत ने तुम्हें इस घर में बेटी बनाकर रखा, जिसने अपनी रोटियां तोड़कर तुम्हें खिलाया,
जिसने हर दर्द में तुम्हारा साथ दिया, आज उसी को रोटी के लिए तरसाया। लक्ष्मी के हाथों से पड़े उस थप्पड़ से रीता और सविता बौखला उठी। उनकी आंखों में नफरत और गुस्सा भर आया। रीता चीखती हुई गुस्से में बोली, कैसे हिम्मत हुई तेरी मुझे हाथ लगाने की? और वो झपट कर लक्ष्मी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी लक्ष्मी के पति राहुल दौड़कर आगे बढ़े और दोनों बहुओं के हाथों को बीच में पकड़ लिया। राहुल तेज और सख्त आवाज में बोले, खबरदार जो मेरी बीवी पर हाथ उठाया। अभी तक तुम्हारे जुल्म चुपचाप सह रही थी, अब एक लफ्ज भी ज्यादा बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रीता चीखी, उसने मुझ पर हाथ उठाया, आपको वो नहीं दिखा? अब आप दोनों सामने से हटो और अपना नाटक बंद करो। अगर इतनी चिंता है अपनी माँ की तो ले जाओ ना अपने साथ, कौन रोक रहा है? हमें भी तो चैन मिलेगा। सविता भी बीच में बोली, हाँ, अब तो बड़ी बेटी बन रही है, जब माँ भूखी पड़ी थी तब लेने क्यों नहीं आई थी? उसी शोर में बाहर से सुरेश और राजेश, शांता देवी के बेटे भी घर के अंदर आ गए। रीता और सविता रोने का नाटक शुरू कर चुकी थीं। दोनों एक सुर में चिल्लाईं। रीता आंसू निकालते हुए बोली, देखो ना जी, तुम्हारी बहन ने हमें थप्पड़ मारा, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, उसने थप्पड़ जड़ दिया। सविता बोली, हाँ, अपनी माँ के लिए हम पर हाथ उठा लिया इसने, अब हम इस घर में कैसे रहें? दोनों भाई गुस्से से तमतमाए हुए थे। सुरेश ने ऊंची आवाज में कहा, लक्ष्मी, ये क्या बेहुदा हरकत है तेरी? तू आकर इस घर में तमाशा करेगी? लक्ष्मी ने उनकी ओर देखा। आंखें भीगी जरूर थीं, लेकिन सिर ऊंचा था। वो एक एक कदम चलकर अपने भाइयों के सामने जा खड़ी हुई। लक्ष्मी कांपती लेकिन मजबूत आवाज में बोली, तमाशा मैंने नहीं किया, तमाशा तुम लोगों ने करवाया है। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ को इज्जत नहीं, रोटी भी नहीं मिलती और तुम्हें गुस्सा मुझ पर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोनों भाई एक पल के लिए चुप पड़ गए। रीता और सविता उनके पीछे खड़ी और भी जोर से नाटक करने लगी। आंसू, आवाज और ड्रामा सब चालू। देखो जी, कैसे जुबान चला रही है ये हम पर, अपनी माँ के लिए हमें गालियां दे रही है। लक्ष्मी आगे बढ़ी, रीता के सामने आंखें गड़ाकर बोली, गालियां नहीं दे रही, सच्चाई सुना रही हूँ भाभी। मेरी माँ ने तुम्हें बेटियों की तरह रखा और तुमने उसी माँ को जानवर से भी बदतर जिंदगी दी। जिस माँ के लिए तुमने रसोई का दरवाजा तक बंद कर दिया, आज वो वही माँ है जिसे तुम चैन के लिए घर से निकालना चाहती हो। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों के चेहरे पर अब हल्का अपराध बोध दिखने लगा। लक्ष्मी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दोनों ने ये सब देखा, महसूस किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। बेटियां पराई होती हैं ये तो हर कोई कहता है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि बेटों का प्यार भी बहुत सस्ता होता है। कमला देवी को देखकर उसकी आंखें भर आईं। लक्ष्मी रोते हुए बोली, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने हमें भूखा रहकर खिलाया, और आज उसी माँ को तुम्हारे घर से एक निवाला नसीब नहीं है। रीता और सविता अब कुछ नहीं बोल पा रही थीं। लक्ष्मी के गुस्से और सच्चाई के आगे उनकी नकली मासूमियत की दीवार ढह चुकी थी। लक्ष्मी दृढ़ आवाज में बोली, आज से माँ की एक भी सांस तुम्हारे रहम पर नहीं होगी। वो इस घर में अब नहीं रहेगी। अगर तुमने रोका या कोई नाटक किया तो पुलिस रिपोर्ट करूंगी, लेकिन तुम दोनों को अपने कर्मों का हिसाब जरूर देना होगा। आप लोगों ने जो माँ के साथ किया है वो तुम लोगों के साथ भगवान जरूर करेंगे। साथ ही आज से किसी को कोई पैसे या पेंशन नहीं दी जाएगी। अपने पैसों से कमाओ खाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ की चीजों पर सिर्फ उनके अलावा किसी का भी हक नहीं है, क्योंकि माँ ने सहा है, पर मैं नहीं सहूंगी, ना ही आप सब पर दया करूंगी। रीता और सविता ने कुछ कहने की कोशिश की। वो जल्दी से बोली, ऐसे कैसे? लेकिन लक्ष्मी ने रोकते हुए कहा, बोल दिया ना, ज्यादा बोला तो पूरी कानूनी कार्रवाई करवा दूंगी, इसीलिए चुप हो जाइए आप लोग, वरना मैं किसी पर रहम नहीं दिखाऊंगी। दोनों भाइयों की आंखें झुकी हुई थीं, शर्म और पछतावे में। कमला देवी एक कोने में सिसक रही थीं। लक्ष्मी उनके पास आई और जमीन पर बैठकर उनके आंसू पूछे, माँ, अब और नहीं, अब मैं आपको यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है वो अब आपकी छाया भी नहीं देखेंगे। रीता और सविता चिल्लाईं, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, घर में रहना है तो जबान संभाल। लक्ष्मी पलटी और गरजती हुई आवाज में बोली, तुम जैसी औरतों को समझ नहीं आएगा कि माँ क्या होती है, लेकिन अब तुम दोनों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है। कमला देवी अब बेकाबू होकर रो पड़ी। लक्ष्मी ने माँ को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। माँ बेटी का वो आलिंगन ऐसा था जिसमें दर्द भी था और प्यार भी और प्रतिज्ञा भी। कमला देवी रोते हुए बोली, बिटिया, मैं बस तेरे सिर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लक्ष्मी प्यार से सिर सहलाते हुए बोली, माँ, आप बोझ नहीं, मेरी ताकत है। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको दुख पहुंचाने की। पास खड़े राहुल की आंखें भी नम हो गईं। वो आगे बढ़ा और कमला देवी के पैरों के पास झुककर बोला,
माँ, मुझे कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। अगर आज आप मेरे साथ चलेंगी तो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। अब से मैं भी आपका बेटा हूँ। कमला देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बार कमजोरी के नहीं, राहत के थे। लक्ष्मी और राहुल ने कमला देवी के पुराने बैग में कुछ जरूरी कपड़े रखे। वो टूटी चारपाई, वो घर की दीवारें, सब सालों का गवाह थे उनके अपमान का। लेकिन आज वो दीवारें भी जैसे उनके जाने का आशीर्वाद दे रही थीं। रीता और सविता दरवाजे पर खड़ी थीं, चेहरों पर तमतमाहट और आंखों में गुस्सा उबल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पकड़ से ये बुढ़िया कैसे फिसल रही है। रीता गुस्से से दांत भींचते हुए धीरे से लक्ष्मी से बोली, माँ को कहीं नहीं ले जाओ। उनके चेहरे पर पहली बार हार की लकीरें दिख रही थी। लक्ष्मी और राहुल ने कमला देवी का हाथ थामा। दरवाजा खुला और पहली बार कमला देवी ने उस घर से बाहर कदम रखा, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। रीता और सविता गुस्से में एक दूसरे को देखने लगी। दोनों बहुओं के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी, लेकिन अब उनके पास न मां पर नियंत्रण था और न कहानी पर। गाड़ी में बैठी कमला देवी ने एक आखिरी बार अपने पुराने घर की तरफ देखा। वो आंगन, वो दरवाजा जहां कभी वो हंसी बिखेरती थी और फिर वही जगह उनके आंसुओं का गवाह बनी। अब मैं किसी की कैद में नहीं रहूंगी, अब सिर्फ चैन चाहिए, थोड़ा सा सुकून। लक्ष्मी ने माँ का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, माँ, अब आपको न ताने सुनने पड़ेंगे, न रोटी के लिए झुकना पड़ेगा। अब आप मेरी माँ है, मेरी जिम्मेदारी और मेरा गर्व। राहुल पीछे मुड़कर घर को देख रहा था और वो लोग वहां से चले गए। आंगन में सिर्फ सन्नाटा था और वही सन्नाटा अब रीता और सविता के बीच जहर की तरह पसरने लगा था। रीता ने गुस्से में सविता की तरफ देखा, चेहरे पर तमतमाहट और आवाज में आग थी। सब तेरी वजह से हुआ। तू ही तो हमेशा माँ जी के पैसे को लेकर सिर खाती की। तू ही तो बोली थी इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब मुझ पर इल्जाम मत लगा। सविता तिलमिला उठी। अरे वाह, जैसे तू दूध की धुली है। तू ही तो रोज रोज माँ जी के पैसे को लेकर सिर खाती थी। तू ही तो बोली थी इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब मुझ पर इल्जाम मत लगा। रीता पैर पटकते हुए कहा, हाँ तो क्या करती, तू भी तो मेरे साथ थी। अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो अपनी गंदगी मुझ पर डाल रही है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया। गालियां, आरोप, पुराने जख्मों की परतें खिलती गईं। एक वो वक्त था जब वो दोनों मिलकर सास को सताती थी और अब वो एक दूसरे पर ही भड़क रही थी। अंदर सुरेश और राजेश गुस्से से नहीं बल्कि टूटे दिल से कमरे में बैठे थे। आंखों में पानी था और सिर झुका हुआ था। कमला देवी के चेहरे की वो झुर्रियां, वो थकान, वो अपमान अब उनके जहन में हथौड़ों की तरह बज रही थी। राजेश बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। सुरेश रोते हुए बोला, हाँ भाई, माँ के साथ ऐसा बर्ताव, वो भी हमारे रहते हुए। हम बेटे कहने के लायक भी नहीं रहे। उनके आंसू फर्श पर टपक रहे थे। वो पहली बार खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। गाड़ी में बैठी कमला देवी ने एक आखिरी बार अपने पुराने घर की तरफ देखा। वो घर जो कभी उनके जीवन की धुरी था, अब बस एक दर्द भरी याद बनकर रह गया था। बाहर की हल्की धूप में घर की दीवारें चमक रही थीं, लेकिन कमला देवी की आंखों में वो चमक नहीं थी। उनकी आंखें नम थीं और दिल में एक गहरा खालीपन था। वो आंगन जो कभी उनके कदमों से गूंजता था, जहां वो सुबह सुबह तुलसी के पौधे को पानी देती थीं और शाम को बच्चों के साथ हंसी मजाक करती थीं। वो दरवाज़ा जहां से आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत होता था और जहां कभी वो खुद हंसी बिखेरती थीं, लेकिन अब वही जगह उनके आंसुओं का गवाह बनी हुई थी। सालों की पीड़ा, अपमान और उपेक्षा की यादें उनके मन में घूम रही थीं। अब मैं किसी की कैद में नहीं रहूंगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। अब सिर्फ चैन चाहिए, थोड़ा सा सुकून। उनकी उंगलियां गाड़ी की सीट पर कसकर जकड़ी हुई थीं, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हों। हवा में हल्की सी ठंडक थी और गाड़ी की खिड़की से आती हवा उनके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वो हवा भी उनके दिल के बोझ को हल्का नहीं कर पा रही थी। लक्ष्मी, उनकी बेटी ने माँ का हाथ कसकर पकड़ा। लक्ष्मी की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक ममता भरी कोमलता भी। वो जानती थी कि माँ ने कितना सहा है। माँ, अब आपको न ताने सुनने पड़ेंगे, न रोटी के लिए झुकना पड़ेगा, लक्ष्मी ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में एक विश्वास था जो कमला देवी को थोड़ी राहत दे रहा था। अब आप मेरी माँ हैं, मेरी जिम्मेदारी और मेरा गर्व। लक्ष्मी ने माँ की हथेली को सहलाया, जैसे बचपन में माँ उन्हें सहलाती थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और पीछे छूटते घर की छवि लक्ष्मी के मन में भी खटक रही थी, लेकिन वो मजबूत थी। उसने फैसला कर लिया था कि माँ को अब और दर्द नहीं सहने देगी। राहुल, लक्ष्मी का पति, ड्राइविंग सीट पर बैठा था
वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी आंखें रियर व्यू मिरर से पीछे मुड़कर घर को देख रही थीं। घर की छत, वो पुराना नीम का पेड़, सब कुछ पीछे छूट रहा था। राहुल के मन में भी एक अपराध बोध था, क्योंकि वो जानता था कि कमला देवी ने कितना सहा है और अब वे उन्हें एक नई जिंदगी दे रहे हैं। और वो लोग वहां से चले गए, धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ते हुए, जहां से घर की सूरत अब धुंधली हो रही थी। इधर आंगन में सिर्फ सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो अब तक हंसी ठिठोली से भरा रहता था, अब एक भारी खामोशी में बदल गया था। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन वो भी जैसे उदास लग रही थी। और वही सन्नाटा अब रीता और सविता के बीच जहर की तरह पसरने लगा था। दोनों बहुएं आंगन में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा मिश्रित था। रीता, जो हमेशा से थोड़ी तेज मिजाज थी, ने गुस्से में सविता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तमतमाहट थी, जैसे कोई आग सुलग रही हो। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और मुट्ठियां भिंची हुई थीं। सब तेरी वजह से हुआ, रीता ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में आग थी जो पूरे आंगन में गूंज रही थी। तू ही तो हमेशा माजी को ताने मारती थी, तू ही आग लगाई थी इस घर में। रीता के शब्दों में सालों का दबा हुआ गुस्सा फूट रहा था। वो याद कर रही थी कैसे सविता रोजाना माजी को छोटी छोटी बातों पर ताने देती थी। खाना बनाने में देरी हो गई, कपड़े ठीक से नहीं धुले, या फिर घर के काम में हाथ ना बटाना। रीता को लग रहा था कि अगर सविता ना होती तो शायद घर की स्थिति इतनी खराब ना होती। सविता तिलमिला उठी। वो भी कम नहीं थी, उसकी आंखों में चुनौती थी। अरे वाह, जैसे तू दूध की धुली है, सविता ने पलटवार किया। उसकी आवाज तेज और कटु थी। तू ही तो रोज रोज माजी के पैसे को लेकर सिर खाती थी। तू ही तो बोली थी इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा, अब मुझ पर इल्जाम मत लगा। सविता के शब्दों में अपना बचाव था, लेकिन साथ ही रीता पर आरोप भी। वो याद कर रही थी कैसे रीता हमेशा कमला देवी की पेंशन पर नजर रखती थी और उसे खर्च करने पर झगड़ती थी। तूने खुद कहा था कि माजी अब बोझ हैं, उन्हें अलग कर दो, सविता ने जोड़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। दोनों के बीच की ये लड़ाई अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन आज का घटना ने इसे फिर से जिंदा कर दिया था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया, गालियां निकलने लगी। तू हरामखोर, तू चुड़ैल जैसे शब्द आंगन में गूंज रहे थे। पुराने जख्मों की परतें खुलती गईं। एक वो वक्त था जब वो दोनों मिलकर सास को सताती थीं। सुबह से शाम तक ताने, काम का बोझ डालना और कभी-कभी खाने से भी वंचित रखना। लेकिन अब जब सास चली गई तो वो एक दूसरे पर ही भड़क रही थीं। आंगन की दीवारें जैसे इन आरोपों को सुनकर थरथरा रही थीं। अंदर सुरेश और राजेश गुस्से से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल से कमरे में बैठे थे। कमरा छूटा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। कमला देवी की शादी की तस्वीर, बच्चों के साथ की यादें, लेकिन आज वो तस्वीरें जैसे उन्हें ताने मार रही थीं। दोनों भाइयों की आंखों में पानी था और सिर झुका हुआ। कमला देवी के चेहरे की वो झुर्रियां, वो थकान, वो अपमान अब उनके जहन में हथौड़ों की तरह बज रही थीं। सुरेश, जो बड़ा भाई था, दीवार से सटकर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, राजेश बोला। उसकी आवाज भारी थी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। वो याद कर रहा था कैसे उन्होंने माँ को बहुओं के हाथों सताते देखा, लेकिन कभी विरोध नहीं किया। हम बेटे थे, लेकिन माँ के लिए कुछ नहीं कर सके, राजेश ने सोचा। सुरेश रोते हुए बोला, हाँ भाई, माँ के साथ ऐसा बर्ताव, वो भी हमारे रहते हुए, हम बेटे कहने के लायक भी नहीं रहे। उसके आंसू फर्श पर टपक रहे थे और कमरे में एक भारी सन्नाटा था। वो पहली बार खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सुरेश के मन में बचपन की यादें घूम रही थीं। माँ का सुबह उठकर नाश्ता बनाना, स्कूल भेजना, बीमार होने पर रात भर जागना। लेकिन बड़े होने पर उन्होंने माँ को भुला दिया। हमने माँ को बोझ समझ लिया, सुरेश ने सोचा, और उसका दिल और टूट गया। बाहर अब भी रीता और सविता का झगड़ा जारी था। उनकी चीखें घर की दीवारों से टकरा रही थीं। रीता चीखते हुए बोली, अगर तू बीच में ना पड़ती तो आज ये दिन नहीं आता। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी सुन सकते थे। सविता बोली, तू अपनी औकात भूल गई है क्या? माँ जी की वजह से घर में तनाव आया और अब बहाना बना रही है। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं और अंदर दो बेटों का दिल टूट चुका था। सुरेश और राजेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। घर अब एक जंग का मैदान बन गया था, जहां प्यार की जगह सिर्फ आरोप और दर्द था। समय का चक्र बड़ा निराला है, वो कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं। जैसे बोओगे वैसा काटोगे,
ये जीवन का अटल नियम है। वर्षों बाद जब रीता और सविता खुद बुजुर्ग हो गईं और राजेश तथा सुरेश की औलादें बड़ी हो गईं, तो समय ने अपना चक्र पूरा किया। अब रीता और सविता के बेटे बहू भी वही राह पर चल पड़े जो कभी रीता और सविता ने अपनी सास के साथ अपनाई थी। समय की धारा में साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हुए, नौकरियां लगीं, शादियां हुईं और घर में नई पीढ़ी आई, लेकिन साथ ही पुराने कर्मों का बोझ भी बढ़ता गया। रीता अब 65 साल की हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और शरीर कमज़ोर हो गया था। वो घर के एक कोने में बैठी रहती थी, जहां कभी वो खुद सास को बिठाती थी। उसके बेटे ने अच्छी नौकरी पाली थी, एक कंपनी में मैनेजर था, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन बहू के साथ मिलकर रीता को घर का बोझ समझने लगा था। बहू, जो शहर से आई थी, हमेशा व्यस्त रहती थी, ऑफिस जाती, बच्चों को स्कूल छोड़ती और शाम को थक कर चिड़चिड़ी हो जाती। एक दिन रीता ने अपनी बहू से कहा, बहू, आज थोड़ा खाना दे दे, कल से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, जैसे मांगते हुए शर्म आ रही हो। बहू ने ठंडी आवाज़ में कहा, माँ जी, अब आपकी दवा और खाने का बोझ हम क्यों उठाएं? आपके पास पेंशन आती है ना, खुद संभालिए, हम क्या आपके नौकर हैं? बहू के शब्दों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ झुंझलाहट। वो किचन में खड़ी थी, प्लेट धो रही थी और रीता की तरफ देखे बिना ही बोल रही थी। रीता स्तब्ध रह गई। उसके मन में पुरानी यादें घूम गईं, जब वो खुद अपनी सास कमला देवी से वैसा ही व्यवहार करती थी। तू बोझ है, वो कहती थी, और आज वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। रीता की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाईं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं, जहां अंधेरा था और दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं। धीरे धीरे रीता को भूखा तरसाया जाने लगा। सुबह का नाश्ता नहीं मिलता, दोपहर का खाना देर से, और शाम को बहू कहती, मैं थक गई हूँ, खुद बना लो। रीता की कमजोरी बढ़ती गई, लेकिन घर में कोई ध्यान नहीं देता। दवा के लिए पैसे मांगे तो बहू ने कहा, माँ जी, महंगाई बढ़ गई है, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ हम पर है, आपकी दवा कहाँ से लाएं? बहू के शब्दों में व्यंग्य था, जैसे रीता कोई बाहरी हो। रीता ने सोचा, कितना आसान था तब सास को ताने मारना, लेकिन अब खुद पर आया तो कितना दर्द होता है। एक शाम रीता की तबीयत बिगड़ गई। वो बरामदे में लेटी कर रह रही थी। उसके सीने में दर्द था, सांस फूल रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी हवा उसे और कमजोर कर रही थी। बेटा आया, लेकिन बोला, माँ, डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है, आप खुद संभालिए। वो जल्दी में था, ऑफिस से लौटा था और फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। रीता रो पड़ी। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। उसे अपनी सास की याद आई। माँ जी, मैंने आपके साथ क्या किया था, आज वही मेरे साथ हो रहा है। रीता ने मन ही मन माफी मांगी, लेकिन समय बीत चुका था। वो रात भर कर रहती रही, लेकिन घर में कोई नहीं आया। अगली सुबह वो किसी तरह उठी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। सविता का हाल भी वैसा ही था। वो भी अब बुजुर्ग हो चुकी थी। उसके घुटने दर्द करते थे और आंखों की रोशनी कम हो गई थी। उसके बेटे की बहू ने खुलकर कह दिया, माँ जी, अब आप ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, घर में जगह घेर रही हैं, किसी वृद्धाश्रम में चली जाइए, वहाँ अच्छी देखभाल मिलेगी। बहू के शब्द क्रूर थे, जैसे वो सविता को कोई पुराना सामान समझ रही हो। सविता ने विरोध किया, बहू, ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन बहू ने सुनने से इनकार कर दिया। एक दिन झगड़े में बहू ने धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जाओ, जहाँ जाना है जाओ, हमारा घर अब शांत हो जाएगा। सविता सड़क पर खड़ी रो रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें उसके कुछ कपड़े थे। बारिश हो रही थी और वो भीग रही थी। उसके मन में अपराध बोध था। मैंने अपनी सास को तरसाया था, आज मेरी औलाद मुझे तरसा रही है। समय का चक्र घूम गया। सविता ने आसपास देखा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वो एक पड़ोसी के घर गई, लेकिन वहां भी ठहरने की जगह नहीं मिली। आखिरकार वो एक वृद्धाश्रम पहुंची, जहां अजनबी लोग थे, लेकिन कम से कम छत तो थी। वहां लेटकर वो रोती रही, पुरानी यादों में खोई हुई। राजेश और सुरेश भी समय के चक्र से नहीं बच सके। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे, नौकरियां कर रहे थे, परिवार बसा चुके थे, लेकिन पुराने कर्मों का फल उन्हें भी मिला। राजेश से बहू ने कहा, पापा जी, अब आपका समय हो गया, घर का खर्चा हम क्यों उठाएं, अपनी पेंशन से खुद संभालिए। बहू के शब्दों में कोई सम्मान नहीं था, सिर्फ बोझ का एहसास था। राजेश, जो कभी घर का मुखिया था, अब कोने में बैठा रहता। वो याद करता कैसे उसने अपनी माँ को नज़रअंदाज किया था।
सुरेश को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया। पापा, आप बोझ बन गए हैं, बाहर जाकर रहिए। सुरेश सड़क पर खड़ा था, उसके मन में दर्द था। दोनों बेटे अब वही अपमान सह रहे थे जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। वे रोते हुए सोचते, माँ, हमने आपके साथ गलत किया, आज हमारे साथ वही हो रहा है। राजेश एक पार्क में बैठा रो रहा था, जहां बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते थे। सुरेश एक दोस्त के घर ठहरा, लेकिन वहां भी अपमान मिला। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात की, भाई, हमारी गलती का फल मिल रहा है। समय ने उन्हें सबक सिखाया, लेकिन देर हो चुकी थी। समय का चक्र ऐसा ही है, ये कभी रुकता नहीं। कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। जो आज किसी को दर्द देते हैं, कल वही दर्द उन्हें मिलता है। ये जीवन का अटल नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समय घूमता है और इतिहास खुद को दोहराता है। इस कहानी में हम देखते हैं कैसे एक परिवार की उपेक्षा और अपमान की शुरुआत एक सास से हुई और फिर वो चक्र घूमकर सभी को अपनी चपेट में ले लेता है। रीता, सविता, राजेश और सुरेश सभी ने अपनी माँ के साथ अन्याय किया और वर्षों बाद वही अन्याय उनके साथ हुआ। समय की ये लीला हमें सिखाती है कि जीवन में हर कर्म का हिसाब होता है, कोई बच नहीं सकता। पुरानी कहावत है, करनी का फल भोगना पड़ता है। यहाँ ठीक वही हुआ। कमला देवी ने सहा, लेकिन उनकी बेटी लक्ष्मी ने उन्हें सम्मान दिया और शायद उनका जीवन सुकून से गुजरा। लेकिन बाकी लोग दर्द में जी रहे थे। ये चक्र सिर्फ इस परिवार तक सीमित नहीं है, जीवन में हर जगह यही होता है। लोग युवावस्था में बुजुर्गों को भूल जाते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं, लेकिन जब खुद बुजुर्ग होते हैं तो वही बोझ उनके ऊपर आ जाता है। रीता जब अपनी बहू से ताने सुनती थी तो उसे कमला देवी की याद आती और वो सोचती, काश मैंने तब समझा होता, लेकिन पछतावा अब क्या फ़ायदा। सविता वृद्धाश्रम में बैठी सोचती, मैंने सास को घर से निकालने की बात की थी, आज मुझे निकाला गया। राजेश और सुरेश भी यही सोचते। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और इसमें फंसकर लोग अपना सबक सीखते हैं, लेकिन अगर पहले से सावधान रहें तो शायद ये दर्द टाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वे हमारे जीवन का आधार है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और जीवन की राह दिखाई। अगर हम उन्हें अपमानित करेंगे या बोझ समझेंगे तो समय का चक्र घूमकर हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। अपनों से प्यार करो, उनकी देखभाल करो, क्योंकि कल तुम्हारा कल भी वैसा ही हो सकता है। कर्मों का फल मिलता जरूर है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये जीवन का सत्य है। बुजुर्गों को प्यार दो, सम्मान दो, ताकि जीवन का अंतिम पड़ाव सुकून से गुजरे। साथियों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।